हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसका होता है? जो कि खुद फूड बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। ठीक है, हमने इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे पहले हेटरोट्रॉपिक समझते हैं। हेटरोट्रॉपिक वो होते हैं जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी और पे डिपेंड रहते हैं अपनी फूड के लिए। वो खुद अपना फूड नहीं बनाते, वो बाहर से फूड लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक, और जो बाहर से लेते हैं, दूसरों से लेते हैं, वो होते हैं हेटरोट्रॉपिक। तो हम इसमें पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग्स भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पार्ट के अंदर आता है, क्योंकि हम अपना फूड खुद नहीं बनाते। कैसे हम अपना फूड खुद नहीं बनाते? अब कुछ बोलेंगे कि हम तो अपना फूड खुद बनाते हैं, पर नहीं, हम बाहर से प्लांट से लेते हैं, फिर उसको पकाते हैं और फिर उसे पकाने के बाद हम खाते हैं। लेते तो हम बाहर से हैं, हम रॉ मटेरियल जो होता है हमारा, हम लेते तो बाहर से ही हैं, फिर उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसको बनाते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। जो हर एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हुआ रहता है। The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism। तो क्या होता है कि जो हमारा कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉट कुछ बट सारे ही ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंगली अडेप्ट रहते हैं। ठीक है, अब जो न्यूट्रिशन होता है वो डिपेंड होता है जहाँ वो रहते हैं और जिस तरह से रहते हैं उसके बेसिस पे। अब जैसे कि जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, अगर आप साउथ इंडियन की तरफ जाओगे, यहाँ पे क्या है, जो किनारे की तरफ रह रहे हैं लोग, वो क्या है, उनके पास यहाँ पे ओशन है, यहाँ पे से वो क्या खा रहे हैं, वो खाते हैं नॉन वेज, क्योंकि यहाँ पे क्या ज़्यादा मिलेगा, फ़िश ज़्यादा मिलेंगी। अब जो ऊपर की तरफ रहते हैं इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ये ऊपर आ गया, ठीक है, अब जो ऊपर की तरफ रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, कल्टीवेशन होती है। यहाँ पे दूसरी कंट्रीज के बॉर्डर लगे हुए हैं। अब यहाँ तो समुद्र नहीं है, तो यहाँ पे अपने क्रॉप्स उगाते हैं और हम वो खाते हैं ज़्यादातर। जितना आप साउथ इंडियन की तरफ जाओगे वहाँ पे फ़िश वगैरह ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे ये अबंडेंट क्वांटिटी में होती है, इसलिए। तो जो न्यूट्रिशन होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने हिसाब से और अपनी अवेलेबिलिटी जो फूड मटेरियल वहाँ पे है उस हिसाब से वो अपना न्यूट्रिशन उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as deer would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and lion। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन्होंने दिया है एक एग्जाम्पल कि जैसे कि कुछ फूड होते हैं, फूड सोर्सेज, जैसे कि ग्रास। अब काऊ क्या खाती है, वो खाती है ग्रास। लॉयन क्या खाता है, वो खाता है डियर। अब ग्रास तो अपनी जगह पे रहती है, वो तो नहीं चलती, लेकिन डियर जो है वो तो अपनी जगह से हिलता है, भागता है, उसको चेस करना पड़ता है लॉयन को। ठीक है, अब ये उनके क्या हो गया, एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या है, ये अकॉर्डिंग है, उनके अकॉर्डिंग, उनके ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग है। और साथ ही साथ उनका जो होता है न्यूट्रिटिव अपरेटस। न्यूट्रिटिव अपरेटस की क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिटिव अपरेटस होता है जो कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम लॉयन के डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग होता है, क्योंकि काऊ जो होती है वो खाती है ग्रास, और ग्रास में होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी चाहिए होती है। ठीक है, अब लॉयन के पास स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी नहीं होती, क्योंकि वो खाता है नॉन वेज। अब नॉन वेज में डियर में सेल्यूलोज नहीं होता, ये होता है प्लांट्स में सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस भी होते हैं इनकी बॉडीज में।
अब इनकी टीथ का पैटर्न जो होता है वो टीथ का पैटर्न भी अलग होता है। जैसे कि काऊ की टीथ अलग होती हैं एज़ कम्पेयर टू लॉयन, क्योंकि लॉयन के जो टीथ होते हैं उसको वो चाहिए टीयर करने के लिए, जो फ्लैश होता है उसको टीयर करने के लिए। अब काऊ को टीयर नहीं करना पड़ता, उसका वो ग्रास होती है वो आराम के साथ चुई कर सकती है। लेकिन लॉयन के जो किनाइन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू काऊ, क्योंकि उनको फ्लैश को टीयर करना होता है। So there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. अब ये जो strategies की बात हो रही है ये बेसिकली उनके बॉडी के सिस्टम की बात हो रही है। जैसे कि टीथ हो गए, जैसे कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, काउस का अलग हो गया, लॉयन का अलग हो गया, टीथ्स अलग हो गए, तो ये स्ट्रेटजीज उसकी बात हो रही है। तो जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो डिफरेंट होती है, डिपेंड होती है कि वो किस तरीके का फूड ले रहे हैं और किस तरह से ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहा है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, फूड मटेरियल जो भी होता है उसको बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, या हम लोग हो गए या एनिमल्स हो गए, हम लोग लेते हैं फिर हमारी बॉडी उसको अंदर ही उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करती है अंदर, हम बाहर नहीं करते ब्रेक डाउन। हम डाइजेस्ट का प्रोसेस जो होता है, हमारा डाइजेशन का प्रोसेस वो हमारे फूड लेने के बाद शुरू होता है। कुछ लेकिन ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ईस्ट हो गए, फंजाई हो गए, ठीक है, ये जो होते हैं ये बाहर शुरू कर देते हैं डाइजेशन का प्रोसेस। एग्जाम्पल्स आर फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। जैसे कि फंजाई पे अगर देखा होगा, ब्रेड ऐसे बाहर रख दो, ठीक है, उसमें 2-3 दिन के अंदर उसमें फंगस लग जाती है। तो वो फंगस क्या होती है, वो डाइजेस्ट करने लग जाती है। अगर तुम उसको छोड़ दोगे, एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, ब्रेड लेना किसी कोने में रख देना, कोने में इन द सेंस मम्मी से दूर, ठीक है, वरना डांट पड़ेगी, तो उसको रख देना और वो तुम देखोगे ब्रेड जो है वो बचेगी नहीं, कुछ समय के बाद सड़ने लग जाएगी। तो वो क्या होता है, वो फंजाई उसको खाना शुरू कर देती है। ईस्ट हो गए, मशरूम्स हो गए, अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। और अलग अदर्स होते हैं, इनके एक्सेप्शंस जो हम हो गए ह्यूमंस और एनिमल्स, वो लेते हैं, पूरा लेते हैं और अंदर की तरफ ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. अब हम जो लेते हैं और उसको broken down करते हैं, वो डिपेंड करता है बॉडी के डिज़ाइन पे और फंक्शन के बेसिस पे, फंक्शन के हिसाब से और बॉडी के डिज़ाइन के ऊपर ये डिपेंड होता है कि कहाँ पे ब्रोकन डाउन करना है, अंदर करना है, बाहर करना है, क्या किस तरीके का फूड अवेलेबल है उस हिसाब से। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, वो प्लांट से लेते हैं, जैसे कि काउ, डियर्स या फिर दूसरे जानवरों से लेंगे विदाउट किलिंग देम। विदाउट किलिंग देम का क्या मतलब हुआ कि कुछ बोल रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट्स लेते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल से लेते हैं विदाउट किलिंग देम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। जो ये पैरासाइट्स होते हैं क्या होते हैं, ये बॉडी पे जैसे खून चूसते हैं, कुछ होते हैं पैरासाइट्स खून चूसते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो विदाउट किलिंग द एनिमल्स वो उसका न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उसका फूड का न्यूट्रिशन क्या है, ब्लड। जैसे कि इज यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कुस्कुटा, अमरबेल, टेक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म। ये क्या होते हैं, ये बिना मारे ही दूसरों का, जैसे कि टेक्स हो गए, लाइस हो गए, ये क्या करते हैं, ये खून चूसते हैं और हमारी बॉडी में, हमारी गट्स में एस्कैरिस करके कीड़ा होता है, ठीक है, वो हमारे गट्स के अंदर जो हमारा जो डाइजेशन होता है, हमारा न्यूट्रिशन होता है, उसको वो खाता है, पैरासाइटिक, ठीक है।
तो इस तरीके के हो गए। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने इसमें पढ़ा था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कि किस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। कुछ होते हैं जो कि प्लांट से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ होते हैं जो कि पैरासिटिक्स होते हैं, कुछ होते हैं बाहर की तरफ, बाहर से ही डाइजेशन शुरू कर देते हैं, और कुछ होते हैं अंदर तक करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि वो किस तरीके से न्यूट्रिशन का प्रोसेस को ऑब्टेन करते हैं। Since the food and the way it is obtained differ, जिस तरीके से वो फूड लेते हैं और जिस तरह से वो ऑब्टेन करते हैं सबका अलग अलग होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, और सबका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो अलग होता है। जैसे कि हमने पढ़ा, गाय का अलग होता है, शेर का अलग होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। अब क्या होता है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे लेते हैं, वो लेते हैं फूड पूरा का पूरा अपने एंटायर सरफेस से। बट as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different function. अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का सिंपल होता है, जैसे जैसे लाइफ में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने लगती है, जैसे जैसे उनका बॉडी साइज बढ़ने लगता है, उस हिसाब से उनका जो ऑर्गेनिज्म को लेने का तरीका जो होता है फूड को, वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाता है उनके अकॉर्डिंग, उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole. अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में फूड में बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे, कि अमीबा कैसे लेता है। फॉर एग्जाम्पल इसका हो जाता है अमीबा, उसने क्या करा, ये फिगर देखो, फिगर 5.5 न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसने क्या है, ये जो है ये फूड पार्टिकल है रेड कलर का। अब इसने क्या करा, ये सूडोपोडिया बनाया फूड के चारों तरफ, ठीक है। ये सूडोपोडिया बनाया फूड के चारों तरफ, उसने अपने अमीबा ने फूड को घेरना शुरू करा उसके चारों तरफ। फिर उसको यहाँ से इसने क्या करा, यहाँ से क्लोज हो गया, क्लोज होने के बाद फूड अंदर आ गया और इस तरीके से उसने अपना फूड लिया। इसको कहते हैं पूरा बाय द एंटायर सरफेस। इसने यहाँ पे बोला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बोला टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो कि होता है उसको बोलते हैं सूडोपोडिया ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल। फिर क्या हुआ, वो फ्यूज ओवर हो गया। अब यहाँ पे ये जुड़ा, यहाँ पे दोनों ये पार्ट दूर थे, यहाँ पे सेकंड बी में, सी में क्या हुआ, वो जुड़ गया और फिर इस तरीके से उसने फूड को अंदर ले लिया। फिगर 5.5। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasma. अब क्या हुआ, अब इसको फूड को इन्होंने ले लिया, अमीबा क्या करेगा, अब इस जो है फूड को इसको ब्रोकन डाउन करना शुरू करेगा इनटू सिंपलर फॉर्म्स। अब इस बात को, एक बात को अपने दिमाग में समझ लो कि जो भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है उसको वो सिंपल प्रोसेस में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हाई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करेंगे अपना फूड को ब्रोकन डाउन करेंगे सिंपलर वंस में, सिंपलर कंपोनेंट्स में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन किया इनटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म में। फिर इसको सिंपल उसमें ब्रोकन डाउन किया, फिर उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म में वो फिर डिफ्यूज हो जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटीरियल इज मूव्ड टू द सरफेस टू द सेल एंड थ्रोन आउट। अब जो बचा अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि यूज़ का नहीं था, उन्होंने क्या करा, वो सरफेस पर आता है सेल के और वो बाहर डाल देते हैं, थ्रोन आउट। इसका मतलब क्या है,
हमें ये चीज़ें दिखाई तो देती नहीं है, इसका मतलब हम उनके थ्रोन आउट फीसेस पे हाथ रख सकते हैं, पर हमें दिखाई तो देता नहीं है। इसलिए हमेशा हाथ धोना चाहिए खाना खाने से पहले। समझ में आया? हाथ साफ हैं फिर भी साफ नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग, अपना सरफेस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक रहे हैं। इन पैरामीशियम विच इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये भी क्या है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा की तरह। अब इसमें क्या होता है, द सेल हैज़ ए डेफिनेट शेप, उसका सेल की एक डेफिनेट शेप होती है। अब अमीबा की एक कोई अमीबा की कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होती है। यहाँ पे दिख रहा है कि उसने क्या करा, एक मिनट इसे साफ करने दो। यहाँ से फिगर 5.5 में पिक्चर बी में देखो, इसने अपनी शेप बदल ली। इट्स लाइक वाटर लिली, इट्स लाइक वाटर फ्लूइड, ठीक है, इसने अपनी शेप अकॉर्डिंग फूड पार्टिकल के हिसाब से उसने फॉर्म ले लिया। पर पैरामीशियम ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, ये एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, और ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता, अनलाइक अमीबा। अब द सेल हैज़ ए डेफिनेट शेप, अब ये चेंज तो करेगा नहीं, तो फिर ये अपना कैसे लेगा, इसका एक अलग तरीका प्रोसेस होता है। फूड इज टेकन इन एट स्पेसिफिक स्पॉट, फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। अब जो पैरामीशियम होता है ना, अगर पैरामीशियम सपोज ये पैरामीशियम है, ठीक है, उसके ना पैरामीशियम के चारों ओर ना एक इस तरीके के घिरा रहता है वो सीलिया से, और ये सीलिया जो होती है ये फूड मटेरियल को पास में लेके आती है। जो भी अगर यहाँ पे फूड मटेरियल है तो ये सपोज ये फूड मटेरियल है, तो ये सीलिया जो होगी वो फूड पार्टिकल्स को पास में लेके आएगी, और इस तरीके से पैरामीशियम इसको ले पाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम पढ़ेंगे हमारे अंदर कैसे होता है न्यूट्रिशन। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus। अब जो होती है alimentary canal, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, पहले देखते हैं फिगर। हमारा जो न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमंस का, वो शुरू होता है माउथ में शुरू होता है, और ये ख़त्म कहाँ होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है एनएस में, जब वो लास्ट वाला वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ से जाएगा मुंह में क्या होते हैं, बकल कैविटीज़ होती हैं। उस बकल कैविटी में तीन तरीके के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। उन सलाइवा का काम होता है कि फूड जो होता है, फूड का सबसे पहले डाइजेशन जो हमारा शुरू होता है वो कहाँ शुरू होता है। बहुत लोगों का जवाब होगा स्टमक में, पर स्टमक में नहीं शुरू होता, वो सबसे पहले शुरू होता है मुंह में, क्योंकि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें एक तरीके का स्टार्च को डाइजेस्ट करने का एक एंजाइम होता है, ठीक है, एमाइलेज करके। अब वो डाइजेस्ट करना शुरू करता है, फिर उसका और दूसरा काम होता है वो लुब्रिकेशन देना खाने को, जिसकी वजह से वो स्मूथली नीचे जा सके पेट में, यहाँ से कि खाना गले में ना अटके। खाना जब गले में अटकता है तो क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं। क्यों पानी पीते हैं, सो दैट वो स्मूथली पेट में जाए। फिर पेट में के जाने के बाद यहाँ से लिवर, लंग्स और पैंक्रियास से एंजाइम्स रिलीज होते हैं। फिर स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से आउट। ठीक, ये था सिंपल प्रोसेस जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कनाल जो होती है एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड होती है, माउथ से शुरू होती है और एनएस पे जाके ख़त्म होती है। इन फिगर 5.6 जो कि हमने अभी देखी, वी कैन सी दैट ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। हमने देखा वो जो ट्यूब जो है डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है। ये शुरू हुई, ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हुई। इसके ट्यूब्स के कितने पार्ट हैं, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब जो
अलग अलग रीजन्स हैं, जैसे कि पेट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग फंक्शन होता है, डिफरेंट लार्ज इंटेस्टाइन का अलग फंक्शन होता है। तो इन सब के क्या क्या हैं, ये अलग अलग फंक्शंस हैं। व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट एंटर्स अवर बॉडी, क्या होता है हमारी जब हमारा फूड एक बार हमारी बॉडी के अंदर चला गया। अब हम इसको डिस्कस करेंगे प्रोसेस हेयर, इस वाले प्रोसेस को। अब हमारे फूड जब हमारे शरीर के अंदर चला गया तो क्या होता है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले है एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या कहा है कि हम क्या लेंगे, 1 ml स्टार्च का सॉल्यूशन लेंगे 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब A and B। अब उस स्टार्च के सॉल्यूशन में हम डालेंगे 1 ml सलाइवा 2 टेस्ट ट्यूब A में डाला, और दूसरे वाले में हम कुछ नहीं डाल रहे। लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट्स। अब हमने क्या करा, उसको टेस्ट ट्यूब ए में हमने सलाइवा डाला और टेस्ट ट्यूब बी में हमने कुछ नहीं डाला, और 20 और से लेके 30 मिनट तक हमने उसे रख दिया। अब उसको 30 मिनट बाद हमने क्या करेंगे, हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे टेस्ट ट्यूब में। अब उससे क्या होगा, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए कलर चेंज। हमने पढ़ा था आयोडीन सॉल्यूशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कि क्यों डालते हैं, स्टार्च को सैंपल को टेस्ट करने के लिए। अब हमने क्या होगा, हमारे कलर में चेंज कैसे होगा, वो ऐसे होगा। टेस्ट ट्यूब ए में, ये है टेस्ट ट्यूब ए, ये है टेस्ट ट्यूब बी। इसमें हमने लिया था स्टार्च का सॉल्यूशन, इसमें हमने डाला था सलाइवा, इसमें हमने नहीं डाला था। तो क्या होगा, हमने फिर आयोडीन डाला, आयोडीन स्टार्च वाला यहाँ देगा और यहाँ नहीं देगा, क्योंकि जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेता है। जब इसने स्टार्च को सलाइवा ने स्टार्च को डाइजेस्ट कर लिया तो वो आयोडीन कहाँ से दिखाएगा, बचा ही नहीं आयोडीन। हमने बी वाले में हमने डाला ही नहीं था स्टार्च, तो बी वाला दिखाएगा कि इसमें आयोडीन में स्टार्च है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को एब्जॉर्ब करता है। Let's continue with our activity. What does this indicate about the presence or absence of starch in two test tube? जो कि बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। What does this tell us about the action of saliva on starch? कि उसमें एक एंजाइम होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है स्टार्च को। सिंपल। अब लेट्स गो आगे। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. हम तरह तरह के टाइप्स ऑफ फूड्स खाते हैं जो कि सेम ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होते हैं। अब नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड द सेम टेक्सचर। अब क्या होता है, जो फूड जो होता है वो जाता है, हैज़ टू बी प्रोसेस्ड होता है टू जनरेट पार्टिकल्स। उसको क्या करना होता है, जो हमने फूड खाया है उसको छोटे पार्टिकल्स में करना पड़ता है, उसको सिंपल फॉर्म्स में, एंड द सेम टेक्सचर में आता है वो। अब ये कैसे होता है, हम वो जो भी हमने फूड खाया, अलग अलग तरीके का फूड खाया, उसको वापस क्या होना होता है, स्मॉल पार्टिकल्स में हम तोड़ते हैं अपने दांतों से और उसको सेम टेक्सचर में ही लाते हैं। हम चाहे जंक फूड खाएं, चाहे हम दाल चावल खाएं, चाहे हम नॉन वेज खाएं, वो फिर क्या हो जाता है, हम छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं और वो वैसे ही सेम सा बन जाता है। तो वो क्यों होता है, पहले पढ़ेंगे दिस इज अचीव्ड बाय, कि ये अचीव क्यों होता है, कैसे होता है। पहले हमने दांत से खाने को तो हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में करा, क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ। फिर सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, जो हमारी जो लाइनिंग होती है कैनाल की, ये जो है ये लाइनिंग ये सॉफ्ट होती है। अब इसमें से खाना ईजिली पास चला जाए, नीचे चला जाए, इसलिए जो हमारा फूड होता है वेटेड, गीला होता है, टू मेक इट पासेस स्मूथ। क्यों, हमारा सलाइवा क्या वो करता है, उसको गीला करता है जिससे वो ईजिली चला जाए। अगर हमारा मुंह सूखा होता है तो क्या होता है, कई बार खाना अटक जाता है या फिर हम पानी पीते हैं उसको थोड़ा और गीला करने के लिए, जिससे खाना आसानी से नीचे चला जाए, इसलिए करते हैं। When we eat something we like, हमने कुछ खाया, when we eat something जो हमें पसंद है, अब पर माउथ वाटर्स, कई बार क्या होता है हमारी फेवरेट चीज़ें बनती हैं, मम्मी ने हमारी फेवरेट चीज़ें बनाई तो क्या होता है, या हमारा फेवरेट खाना हमारे सामने होता है तो क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली में पानी नहीं होता, दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये खाली पानी ही नहीं होता, इसमें एक
फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवा किससे सिक्रेट होता है? ये सलाइवा सिक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवा सिक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड, अनदर जो है फूड का अनदर एस्पेक्ट है कि वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। हम क्या जो खाते हैं, हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। अब इसको कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करना पड़ेगा? सिंपल में करना पड़ेगा क्योंकि उसको अब्जॉर्ब होना है। इफ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अगर बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती कॉम्प्लेक्स को, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में होके ये हो जाएगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ये कैसे होता है? खाना छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कैसे होता है? ये एंजाइम्स के थ्रू होता है। पहला आता है सबसे पहले द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, हमारे जो मुंह में सलाइवा में सबसे क्या होता है? एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, सिर्फ स्टार्च को करता है। विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो कि कन्वर्ट करता है शुगर को, मतलब सिंपल शुगर देता है। हाँ, सिंपल शुगर में। अब फूड फिर उसके बाद क्या होता है? मिक्स्ड होता है थोरोली विद सलाइवा, फिर मूव्ड होता है अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलेटर। हम उसको चबाते हैं, वो सलाइवा में मिक्स होता है। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद ये नीचे जाएगा। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपर्ली इन ईच पार्ट। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा फूड जो है एक रेगुलेटेड मैनर में जाए। ठीक है, जिसकी वजह से ये फूड जो है अगर रेगुलेटेड मैनर में जाएगा तो उस हिसाब से ये फूड जो है अच्छे से प्रोसेस हो पाएगा। The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur all along the gut. अब क्या होता है? ये जो हमारा फूड जो है यहाँ से जो जाता है तो ये इसमें एक पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होता है जो कि फूड को पुश करता है नीचे जाने के लिए। ठीक है, पुश द फूड कि वो नीचे जाए, आगे बढ़े, कि ऐसा ना हो कि वापस आ जाए मुंह में। हम चाहते हैं हमारा खाना पेट में जाए तो इसलिए वो पुश करता है नीचे। और ये पुश कहाँ तक रहता है? ये हमारे इंटेस्टाइन में भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन्स में होता है। गट क्या होता है? गट हमारे इंटेस्टाइन को बोलते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। अब क्या होता है? माउथ से फूड कहाँ जाता है? पेट में जाता है। ये जो फूड पाइप है इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। अब ये क्या होता है? द स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर इट। अब हमारा खाना कहाँ गया? पेट में गया। ये कहाँ खुल रही है? पेट में। पेट में गया। अब हमारा जो स्टमक होता है वो होता है एक्सपेंड होता है, बढ़ता है जब इसके अंदर फूड अंदर आता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब क्या हो रहा है कि स्टमक के अंदर ना मस्कुलर वॉल्स होती हैं। अब हम ऐसा नहीं चाहते ना कि हमारे पेट में खाना आए तो वो होल्ड करके रखे, तो उसके होल्ड करने के लिए हमें कैसा चाहिए? हमें मस्कुलर वॉल्स चाहिए स्टमक की। अब उसमें स्टमक में वॉल्स हो गई और उसके साथ साथ क्या होता है? हमारा खाना इसमें मिक्स हो रहा होता है, डिफरेंट इसमें डाइजेस्टिव जूस होते हैं। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब वो मिक्स हो रहा है तो हमारी मस्कुलर कैसी होनी चाहिए? स्टमक की मस्कुलर। अब द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। अब जो स्टमक की वॉल जो होती है उसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं जैसे कि HCl वो रिलीज करते हैं। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl एक प्रोटीन होता है। ये HCl क्या होता है? ये एक तरीके का प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस।
ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो रिलीज करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पेप्सिन जो कि होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, पेप्सिन रिलीज होता है और साथ ही साथ एक म्यूकस भी रिलीज होता है। 3 चीज़ रिलीज करी हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने, जो कि होता है मस्कुलर वॉल्स पे, स्टमक की वॉल पे। उसने क्या रिलीज करा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पेप्सिन जो कि पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन, और म्यूकस। ये यहीं पे याद हो गया होगा। अब द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। अब HCl होता क्या है? केमिकल होता है। और कैसा केमिकल होता है? एक एसिडिक केमिकल होता है। तो उसने क्या करा? पेट को क्या कर दिया? उसने एसिडिक कर दिया, क्योंकि ये एक HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। अब क्यों करा है? HCl है तो उसने हमें HCl ने क्यों करा है इतना एसिडिक मीडियम? क्योंकि ये जो पेप्सिन होता है वो तब एक्टिवेट होता है, एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है। ये एक्टिवेट होगा तभी तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, वरना ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा। What other function do you think is served by the acid? और क्या अदर फंक्शंस होते हैं एसिड के? The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition। अब क्या कह रहे हैं? एसिड क्या हुआ? HCl जो होता है हमारा बहुत एसिडिक होता है। हम नहीं चाहते कि हमारा पेट भी वो एसिड बर्न कर दे, तो वो जो म्यूकस होता है वो एक लाइनिंग बनाता है, प्रोड्यूस करता है। सपोज ये स्टमक है। अब स्टमक के चारों तरफ म्यूकस ने इस तरीके से वॉल से क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से जो अब HCl है पेट में, वो पेट को अब डैमेज नहीं कर सकता, वरना HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट कैन डैमेज अवर स्टमक। इसलिए हमारा पेट इसलिए प्रोटेक्ट रहता है बिकॉज ऑफ म्यूकस। We often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? अब कुछ जो होते हैं adults, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सुना भी होगा कि मुझे एसिडिटी हो गई। तो वो क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके पेट में जो होता है एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है। एसिड जो होता है वो ज़्यादा रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। तो उन ऐसे में क्या करना होता है? बेस पीना होता है, जो कि इनो जो होता है वो बेस होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं? वाटर। और क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। इसलिए न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिडिटी को हमें बेस पीना पड़ता है, लाइक इनो। The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which release it in small amounts into the small intestine। अब क्या कह रहे हैं कि स्टमक का जो एग्जिस्ट होता है, अब ये स्टमक का, एक मिनट पिक्चर पे जाते हैं। ओके, जैसे कि इस फिगर में ये जो है पार्ट, यहाँ क्या होता है? ये यहाँ पे दिख नहीं रहा फिगर में, समझाते हैं लेकिन फिर भी। स्टमक जो होता है, ये स्टमक, ये है हमारा स्टमक। ओके, ये अरे स्टमक पतला हो गया। ये स्टमक है, यहाँ से ऊपर से आ रहा है इसोफेगस, यहाँ से ये जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये ऊपर भी स्फिंक्टर होता है और नीचे भी स्फिंक्टर होता है। जहाँ पे भी ऑर्गन में, जहाँ पे भी ओपनिंग्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहाँ पे स्फिंक्टर होता है, वो काम करता है खाने को रोकना। अगर ऊपर से खाना नीचे आया है तो ये फिर क्या होता है? ये बंद हो जाता है, जिससे खाना ऊपर वापस ना चला जाए। उसको क्या बोलते हैं? जब खाना ऊपर जाने लग जाता है तो वॉमिट बोल देते हैं, कि हम नहीं चाहते हमारा खाना ऊपर जाए, हम चाहते हैं हमारा खाना डाइजेस्ट हो। तो उसमें ये यहाँ से आया, ये बंद होता है, ये बंद होता है। अब इसको खाने को हमारा पेट ने काम कर दिया डाइजेशन का, अब इसको नीचे जाना है। फिर उसके बाद क्या होगा? ये स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और इसको फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को जाने देगा। जब ये सारा खाना इसमें आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये फिर बंद हो जाएगा, जिससे कि ये खाना ऊपर ना जा पाए पेट में। ठीक, ये काम होता है स्फिंक्टर का।
और स्फिंक्टर कैसी होती हैं, ये मसल्स सेल्स जो होती हैं इनकी मसल्स होती हैं, विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़ा थोड़ा करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे जैसे जितना फूड पेट में से डाइजेस्ट हो गया वो उतना रिलीज करती रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, पेट में से निकल के। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज fitted into a compact space because of extensive coiling। अब क्वेश्चन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है, तो आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी होती है एज कम्पेयर टू लंबाई में। लेकिन उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है और लार्ज इंटेस्टाइन का क्यों है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू ये पतली होती है चौड़ाई में, और इस लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे वो बड़ी होती है इस तरीके से, पर लंबाई में जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, चौड़ाई में लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है। अब ये जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन वो कॉम्पैक्ट स्पेस में वो बहुत बड़ी होती है, वो एक्सटेंसिव कॉइलिंग के हिसाब से उसमें रहती है। जैसे कि फिगर में देखो ये कॉइलिंग कितनी ज़्यादा हो रखी है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, कितनी ज़्यादा इस तरीके से कॉइल हो रखी है, तो ये इस तरीके से फिट होती है हमारी बॉडी में। The length of the small intestine differs in various animals depend on the food they eat। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है एनिमल्स में, डिफरेंट एनिमल्स में। जैसे कि जो सिर्फ ग्रास खाते हैं उनमें जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। जो herbivores होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लंबी होती है। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, मीट जो होता है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो कार्निवोरस जैसे कि टाइगर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उनकी इंटेस्टाइन जो होती है छोटी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइड ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एक पूरा का कंप्लीट करती है डाइजेशन, पूरा प्रोसेस होता है, कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी इसका मतलब क्या है, पेट में भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। पेट ने सिर्फ अपना काम किया है, जो चीज़ें वो प्रोसेस करने की होती है, जो भी डाइजेस्ट करने को होता है उसने वो डाइजेस्ट किया, बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज दिया कंप्लीट करने के लिए। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पस। अब क्या होता है, यहाँ से जो सिक्रेशंस होते हैं लिवर और पेनक्रियास के, एंजाइम्स जो होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उसको कंप्लीट करना होता है डाइजेशन। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। अब जो पेट में से क्या आ रहा था, खाना कैसा आ रहा था, फूड एसिडिक था क्योंकि उसमें HCl मिक्स था। अब क्या करना पड़ेगा, इसे अल्कलाइन बनाना पड़ेगा फूड को, क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो अल्कलाइन में एक्टिव होते हैं। अब जो हमारा पेट में जो पेप्सिन था उसे कैसा एनवायरनमेंट चाहिए था एक्टिव होने के लिए, उसे चाहिए था एसिडिक। लेकिन पेनक्रियास जो एंजाइम रिलीज कर रहा है उसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, अल्कलाइन चाहिए। तो अब इसको एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनेगा, वो बनेगा लिवर, क्योंकि यहाँ से लिवर का भी वो आ रहा था, साथ में पैंक्रियास के साथ लिवर का भी एंजाइम्स आ रहे थे। तो अब जो है ये जो लिवर का जो ने क्या रिलीज करा है, बाइल जूस। तो ये जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, इसको अल्कलाइन बनाता है एनवायरनमेंट को, फूड को। फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। और साथ ही साथ अल्कलाइन बनाने के साथ साथ क्या करता है, ये फैट्स पे भी डाइजेस्ट करता है। Fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzyme to act on them। अब ये जो फैट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज मतलब इस तरीके से बड़े बड़े इस एक्ट में होते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स।
मॉलिक्यूल। अब इसको क्या करना होता है, इस पे एंजाइम नहीं एक्ट कर पाता, तो इसलिए बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं इसको ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। अब ये जो बड़े जो होते हैं इसको किस में चेंज किया उसने, बाइल सॉल्ट्स ने छोटे छोटे कर दिया, छोटा छोटे। ये फूड का मटेरियल्स ऐसे बड़े थे, इसको छोटा ग्लोब्यूल्स बना दिए। अब इससे क्या होगा, वो एंजाइम एक्ट कर पाएगा और उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। This is similar to the emulsifying action of soaps on dirt that we have learned about in chapter 4. ये क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स का फैट पे जो जिस तरीके से एक्ट करता है वो सिमिलर है सोप्स का जो डर्ट पे जिस तरीके से एक्ट करते हैं, जो कि पढ़ा है चैप्टर 4 में। द पैंक्रियास सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक जूस जो कि एक्ट करते हैं अल्कलाइन एनवायरनमेंट में, एक्टिव होते हैं। विच और कौन एक्टिव करता है, बाइल्ड जूस एक्टिव करता है जो रिलीज होता है लिवर से, ठीक है, समझ में आया। विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पैंक्रियास ने करा पैंक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर होता है पैंक्रियाटिक जूस में डिफरेंट तरीके के एंजाइम होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन होता है जो कि करता है डाइजेस्ट प्रोटीन्स को, एंड लाइपेज उसके अंदर होता है वो करता है एमल्सिफाइड फैट्स को। मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ, मैं कोशिश करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को इसी में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में बैठ जाए, कि क्लास में ही चीज़ें याद हो जाएं तो वो बेहतर रहती है। फिर उसके बाद क्या बचेगा, जब तुम देखोगे ना अपनी बुक्स को एक बार रीड करोगे खुद से तो तुम्हें चीज़ें बहुत ज़्यादा याद होंगी, और जो बची हुई चीज़ें होंगी जब खुद करोगे एक बार पढ़ने पे वो चीज़ें याद हो जाएंगी। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो होती है वो भी खुद अपना इंटेस्टाइनल जूस या एंजाइम्स रिलीज करती है। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। जो इंटेस्टाइन के जूस जो होता है या एंजाइम जूस जो बोल रहे हैं उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करती है, ये करती हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करती हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज करती है, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कंप्लीट करती है। ठीक, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड वो कौन एब्जॉर्ब करता है, इंटेस्टाइन की स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स एब्जॉर्ब करती रहती हैं, साथ ही साथ डाइजेस्ट करती रहती है, और जो डाइजेस्ट हो जाता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब क्या होता है, सपोज ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे ना इस तरीके से विलाइस होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो विलाइस होती हैं ये इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करना और बॉडी में पचाना जहाँ पे भी ज़रूरत है। और ये क्या करती हैं, इस तरीके से ना ये एब्जॉर्ब का सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। अब विलाई जो होती हैं आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स होती है, इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है विलाई में, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो कि एब्जॉर्ब करती है फूड को और एवरी सेल जो होती है हर सेल तक बॉडी तक पहुंचा देती है। ब्लड वेसल ने एब्जॉर्ब करा फिर उसने सेल्स को पहुंचा दिया। वे इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। जो ये एब्जॉर्ब फूड होता है फिर हमें, क्योंकि हमें एनर्जी के लिए यूज़ करना है ना, तो ये ऑब्टेन करी इसने एनर्जी, फिर इसने कहाँ यूज़ करा, न्यू टिश्यू बनाने में और रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो होता है ज़्यादातर जो होता है कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अगर इफ़ 1% रह जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। बेसिकली सारा जो मेजर
डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद जो होता है बचा हुआ फूड वो बच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल जो होती है उसमें से पानी एब्जॉर्ब करती है, पानी को एब्जॉर्ब किया और फिर रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव्ड। बाकी मटेरियल क्या होता है वो रिमूव हो जाता है विया एनएस, बॉडी में से रिमूव हो जाता है। द एग्जिस्ट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। अब यहाँ पे भी एनल स्फिंक्टर होता है जो कि कंट्रोल करता है बाहर जाने के लिए फूड को। डेंटल कैरीज और टूथ डिके, ठीक है, कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल एंड डेंटाइन। जो टूथ डिके होता है वो क्यों होता है, वो क्या होता है उसमें क्या होता है, एनिमल जो हमारे दांत होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके सॉफ्टनिंग होने लग जाती है। इट बिगिन्स व्हेन बैक्टीरिया, वो कैसे होता है जब बैक्टीरिया जो होते हैं एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड्स। अब हमारे फूड में क्या होता है, एमाइलेज था, वो एमाइलेज क्या कर रहा था, एमिलेज शुगर को, स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा था। अब वो जो डाइजेस्ट शुगर जो होती है वो क्या होता है, वो हमारे दांतों पे लग जाती है। वो जो शुगर होता है उस पर बैक्टीरिया एक्ट करने लग जाता है जो कि एसिड प्रोड्यूस करता है। जब उस पर बैक्टीरिया एक्ट करने लग जाते हैं शुगर पे तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे जो दांत होते हैं एनिमल को वो क्या करता है, सॉफ्ट करता है। सॉफ्ट कैसे करता है, उसके जो डीमिनरलाइज द एनिमल, जो एनिमल होता है उसको ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। Masses of bacteria cells together with food particles stick to their teeth to form dental plaque. What is dental plaque? अब क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स जो हमारे दांतों में रह जाते हैं, उसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में डेंटल प्लैक हो जाता है। वो देखा होगा येलोइश पार्ट नीचे नीचे, वो क्या होते हैं, वो डेंटल प्लैक होते हैं। सलाइवा कैन नॉट रीच दी टूथ सरफेस। अब जो होता है हमारी सलाइवा जो होती है वो उन टूथ सरफेस के नीचे नहीं पहुंच पाती, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज दी एसिड एज ब्लैक कवर्स दी टीथ, वहाँ तक नहीं पहुंच पाती सलाइवा को। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसलिए ब्रशिंग करनी पड़ती है अपनी टीथ की, जो कि रिमूव करता है ये जो प्लैग है ना, जो बैक्टीरिया है जो उस पर, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे दांतों पे लगा हुआ है उस पर जो एक्ट कर रहा है उसको रिमूव करने के लिए, इसलिए हमें ब्रशिंग करनी होती है। वो रिमूव कर देता है बैक्टीरिया को प्रोड्यूस एसिड। इफ़ अनट्रीटेड, अगर ब्रश नहीं किया या फिर ढंग से ब्रश नहीं करा तो क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा होगा कि ब्लैक हो जाते हैं किसी कई बार दांत, और या फिर कैविटी हो जाती है, या फिर इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन भी हो जाता है, फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। अब ये क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो कि खुद प्रोड्यूस करता है, प्लांट खुद ब खुद अपना खाना बनाता है, और हीटोट्रॉपिक होता है जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड होता है, यानी कि प्लांट्स पे या किसी और पे, एनिमल्स पे। मेन डिफरेंस तो यही है। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट्स कहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलता है, वो मिलता है एनवायरनमेंट से, ऑक्सीजन, CO2, पानी और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से। सिंपल। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। जो एसिड का क्या रोल है हमारे स्टमक में, उसका काम होता है, मेन फंक्शन होता है कि पेप्सिन जो है डाइजेशन में पेप्सिन को एक्टिवेट करना, और पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। मेन रोल तो ये है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। फंक्शन क्या होते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम के, वो होता है, उनका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स जो होते हैं उसको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके फैट्स में, और क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, नॉट फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में अलग चीज़ में, फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स में, और फैट्स को सिंपल ग्लाइसिरोल में। हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है
कि किस तरीके से वो डिज़ाइन है टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। वो क्यों है, किस तरह से डिज़ाइन है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो इस तरीके से वो है और लॉन्ग है। क्यों है, क्योंकि उसमें जो जिससे वो प्रोसेस अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, उसमें विलाइज होती हैं कि डाइजेस्ट जो फूड हो चुका है उसको एब्जॉर्ब कर सके, और विलाई में ब्लड होता है जो कि वो फूड को जो एब्जॉर्ब हो गया है उसको फुल जगह पूरी बॉडी में जहाँ ज़रूरत है वहाँ लेके जा सके। ओके, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ये क्लास तो कंप्लीट हो गई, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।